महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल। पिछले कुछ महीनों से ठाकरे बंधुओं की नजदीकियां बढ़ रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच लगातार हो रही मुलाकातें सियासी गलियारों में बड़े संकेत दे रही है। अब चर्चाएं इस ओर इशारा कर रही है कि इस साल के दसरा मेलावे में कुछ ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। ऐसे में गौर कीजिए, कुछ ही महीने पहले उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे सीधे मातोश्री पहुंचे थे और बड़े आत्मीय भाव से शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास पर जाकर गणपति बाप्पा के दर्शन किए। इन घटनाओं ने ही राजनीतिक अटकलों को हवा दी कि क्या पुराने मतभेद अब पीछे छूट रहे हैं और क्या ठाकरे परिवार फिर से एक मंच पर आ सकता है। दर्शकों, बता दें कि अब विधान परिषद के सदस्य और शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन अहिर ने एबीपी माझा को दिए इंटरव्यू में साफ संकेत दिए हैं। सचिन अहिर का कहना है कि दशहरे तक अच्छी खबर मिल सकती है। राज ठाकरे को हमारे दसरा मेलावे का निमंत्रण दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना केवल दो पार्टियों की जरूरत नहीं बल्कि राज्य के लिए आवश्यक कदम भी है। इसके साथ ही सचिन अहिर ने यह भी कहा है कि गणेशोत्सव अब समाप्त हो चुका है, पितृपक्ष चल रहा है और दशहरे पर उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी घोषणा सामने आए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दशहरा मेलावा शिवसेना के लिए हमेशा से शक्ति प्रदर्शन का मंच रहा है। यहाँ से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा देती है, आगामी रणनीति तय करती है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार एक साथ मंच साझा करते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया अध्याय लिख सकता है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि ठाकरे परिवार की एकता शिवसेना के पुराने जनाधार को मजबूती दे सकती है। मनसे और शिवसेना का एक मंच पर आना मराठी अस्मिता की राजनीति को नया बल देगा। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही सचिन अहिर ने यह भी आगे कहा है कि दसरा मेलावे के हमारे नेता राज्य की परिस्थितियों पर मार्गदर्शन करेंगे। यह सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अहम मंच है। हमें कार्यकर्ताओं को दिशा देनी है। राज ठाकरे को बुलाया जा सकता है, यह संभावना नकारा नहीं जा सकता। उनके मेलावे में हमें भी बुलाया जा सकता है। इस बार का शिवतीर्थ मेलावा न भूतो न भविष्यति स्वरूप का होगा। ऐसे में दर्शकों, स्पष्ट है कि उद्धव और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं छेड़ दी है। महाराष्ट्र की जनता भी यह सवाल पूछ रही है, क्या दशकों पुरानी दूरियां अब सिमटेगी? क्या ठाकरे परिवार की दो धाराएं एकजुट होकर शिवसेना की पुरानी ताकत को पुनर्जीवित करेगी? तो वही दूसरी ओर विरोधी दल भी इस संभावित समीकरण पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि ठाकरे बंधुओं का साथ आने से महाराष्ट्र के सियासी परिदृश्य में बड़े बदलाव संभव है। तो दर्शकों, दसरा मेलावे तक सस्पेंस बना रहेगा कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सचमुच एक मंच पर नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह नज़ारा महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें शिवतीर्थ की ओर टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए MDR न्यूज़। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में फिर मचा हंगामा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे सोलापुर की महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा पर कथित तौर पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अजित पवार से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में सत्ता का गलियारा इन दिनों गरमाया हुआ है। सोलापुर जिले के मुरुम खनन विवाद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो में राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार जिले की युवा और तेज तर्रार महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा को कथित तौर पर फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद अवैध मुरुम खनन और उससे जुड़ी कार्रवाई को लेकर हुआ। बता दें कि अजित पवार के करीबी माने जाने वाले कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो इसे रोकने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाया गया। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने पवार पर सीधा हमला बोला है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने तो अजित पवार से इस्तीफे की मांग कर दी है।
उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कि शिंदे और पवार गुट के पास जो लोग हैं वे चोर, डाकू, तस्कर, बलात्कारी है, तो यह वीडियो उसी बात की पुष्टि करता है। सरकार इन्हें संरक्षण देने के लिए सत्ता में है। मावल में खनन घोटाला हो, सुनील शेल्के जैसे नेताओं का मामला हो, अजित पवार बार बार ऐसे लोगों को बचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 70,000 करोड़ रुपए के सिंचन घोटाले का आरोप लगाया था। अब वही अजित पवार एक ईमानदार IPS अधिकारी को दबाव डालकर अवैध काम करने को कह रहे हैं। यह महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अजित पवार अर्थ मंत्री भी है। जब सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मामले सामने आते हैं तो उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिन नेताओं को पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने पड़े, वही मापदंड यहाँ क्यों लागू नहीं होता? महाराष्ट्र की तिजोरी को चुना लगाया जा रहा है और सरकार खामोश है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है और मौजूदा सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र चोरों का अड्डा बन गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री आधा महाराष्ट्र लूट चुके हैं और जो बचा है उसे उनके साथी लूट रहे हैं। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मणिपुर धधक रहा था तो प्रधानमंत्री वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके, डर के मारे पीछे हटते रहे। अब जब सब थम चुका है तो जाते हैं, ताकि इतिहास में यह दर्ज न हो कि वे मणिपुर कभी गए ही नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे विवाद पर अजित पवार खेमे की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी शिंदे गुट के नेता इसे विपक्ष का राजनीति करने का तरीका बता रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बता दें कि सोलापुर जिले में अवैध मुरुम खनन लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। लाखों रुपए की इस अवैध कमाई में स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इस बार IPS अंजना कृष्णा ने जब कार्रवाई शुरू की तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। इसी क्रम में अजित पवार की ये कथित फटकार चर्चा में आई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ अजित पवार की छवि ही नहीं, बल्कि सरकार की साख पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, खासतौर पर तब जब वित्त मंत्री खुद खनन से जुड़े विवाद में नैतिकता के आधार पर घिरते नजर आए। ऐसे में दर्शकों, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सवाल वही, क्या सत्ता बचाने के लिए कानून को ताक पर रखा जा रहा है? संजय राउत के तीखे बयान ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अजित पवार इस विवाद पर क्या सफाई देते हैं और क्या सचमुच इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई होती है या यह मामला महज राजनीतिक तूफान बनकर रह जाएगा। ऐसे में दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ ताज़ा और सटीक खबरों के लिए। देखते रहिए MDR न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और NCP के अध्यक्ष अजित पवार का वो वायरल वीडियो जिसमें एक महिला IPS अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ये प्रशासनिक दखल है या फिर केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश? नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज में आपका स्वागत है। अजित पवार और IPS अंजना कृष्णा के बीच हुई वीडियो कॉल ने पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। घटना सोलापुर जिले की है, जहां करमाला उपविभाग की SDPO यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अंजना कृष्णा अवैध मुर्रम खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चला रही थी। तभी एक वीडियो सामने आता है जिसमें NCP कार्यकर्ता के फोन पर खुद अजित पवार महिला अधिकारी से बात कर रहे हैं। पहले तो अंजना कृष्णा उनकी आवाज पहचान नहीं पाती और जैसे ही पवार वीडियो कॉल पर आते हैं वो कथित तौर पर कार्रवाई रोकने का संकेत देते दिखते हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। बता दें कि वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष से लेकर सत्ताधारी गठबंधन तक सवालों की बौछार शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए और उन्होंने कहा, कभी कभी विधायक, सांसद, मंत्री, किसी को भी कार्यकर्ता शिकायत लेकर आता है, कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हम तत्काल फोन लगा देते हैं। सामने वाला अधिकारी वास्तविक स्थिति नहीं जान पाता। अजित पवार कभी भी अवैध काम के लिए किसी को डांटने वाले नेता नहीं है। बावनकुले ने इसके साथ ये भी कहा है कि कई बार शिकायतकर्ता अपनी बात सही बताते हैं लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है। ऐसे में नेताओं को तात्कालिक प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो वही NCP ने भी मोर्चा संभाला। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। अजित दादा का मकसद कार्रवाई रोकना नहीं था। संभव है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा रुख दिखाया हो। पार्टी नेताओं का दावा है कि विपक्ष माहौल बिगाड़ने के लिए
क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऐसे में सोलापुर का करमाला इलाका अवैध मुर्रम खनन को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहा है। तो वही अंजना कृष्णा हाल में कड़े अभियान के लिए सुर्खियां बटोर रही थी। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हो ही रही थी कि यह कथित फटकार वाला वीडियो सामने आया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह महज एक कार्यकर्ता की शिकायत पर आई तात्कालिक कॉल थी या किसी दबाव की कोशिश? ऐसे में दर्शकों, राज्य की राजनीति में अजित पवार की भूमिका अहम है। वे डिप्टी सीएम हैं और एनसीपी के प्रमुख भी। वीडियो लीक होते ही विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग अजित पवार वीडियो ट्रेंड करने लगा। समर्थक इसे रूटीन बातचीत बता रहे हैं तो विरोधी प्रशासन में हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। हकीकत क्या है, ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर वीडियो, हर बयान का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। अजित पवार जैसे वरिष्ठ नेता की हर गतिविधि पर निगाह रहती है। बीजेपी के सहयोगी होते हुए भी इस वीडियो पर पार्टी को सफाई देनी पड़ी। ये बताता है कि मुद्दा कितना संवेदनशील है। तो वही दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की स्वतंत्रता और सख्ती पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या नेता और सिस्टम के बीच ये लाइंस धुंधली हो रही है? ऐसे में दर्शकों, वीडियो वायरल है, बयानबाजी जारी है और राजनीतिक सरगर्मी तेज। असली तस्वीर क्या है, यह जांच और समय बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया विवाद सुर्खियों में है। ऐसे में एमडीआर न्यूज़ पर हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। दिल्ली की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब अक्टूबर तक के लिए टल गई है। तो दर्शकों, आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों यह केस दिल्ली की राजनीति का सबसे चर्चित मामला बन चुका है और आगे की राह क्या दिख रही है। ऐसे में सबसे पहले कार्यवाही पर नजर डालते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों को अदालत में पेश होना था, लेकिन कोर्ट ने दोनों को पेशी से छूट दे दी है। कारण बताया गया, केजरीवाल और सिसोदिया इस वक्त पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, जहां वे राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। दोनों नेताओं की ओर से कोर्ट में ये दलील रखी गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई अब अक्टूबर में होगी। ऐसे में अब बड़े सवाल, क्या यह सिर्फ तारीख टलने की बात है या केस की दिशा पर इसका कोई असर पड़ेगा? दरअसल यह मामला पिछले 3 साल से दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाए हुए है। बता दें कि साल 2022 दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने केस दर्ज कर मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया। इसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू जुड़ते हुए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया। ईडी का आरोप है कि इस शराब नीति में जानबूझकर खामियां डाली गई, जिससे निजी शराब कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी दावा करती है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत ली गई, जो आगे चलकर गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग में इस्तेमाल हुई। तो वही मार्च 2024 में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। कई महीनों तक दोनों नेता जेल में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त-सितंबर 2024 में जमानत दे दी, लेकिन ट्रायल अभी भी जारी है। ऐसे में गुरुवार को कोर्ट की कार्रवाई में जो हुआ वह स्थायी राहत नहीं है, बल्कि सिर्फ उपस्थिति से छूट है। यानी केस अक्टूबर में फिर से खुलेगा और एजेंसियों के दावे, बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का रुख, सब पर नजर बनी रहेगी। दर्शकों, राजनीतिक तौर पर देखें तो यह मामला आप बनाम केंद्र की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उनका तर्क है, नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को राजस्व का लाभ हुआ और एजेंसियों के आरोप बिना सबूत के हैं। वही ईडी और सीबीआई दोनों का कहना है कि यह मामला सिर्फ नीति की खामी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक स्कैम है जिसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली की सियासत में यह केस क्यों अहम है? क्योंकि केजरीवाल की ईमानदार छवि और आपके भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को यह केस सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है। विपक्ष इसे आपकी कमजोर कड़ी बताता है तो आप इसे केंद्र का षड्यंत्र करार देती है। ऐसे में अक्टूबर की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें होंगी। उस दरमियान क्या अदालत एजेंसियों से और मजबूत सबूत मांगेगी? क्या बचाव पक्ष जांच में खामियां साबित कर पाएगा
या क्या यह केस आने वाले महीनों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा का केंद्र बना रहेगा? फिलहाल तस्वीर साफ है, कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की शराब नीति केस में अभी भी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है। ऐसे में दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या यह केस सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है या वास्तव में बड़े घोटाले का खुलासा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए MDR न्यूज़, जहां खबरें होती है सटीक और सबसे तेज। नमस्कार दर्शकों, दिल्ली की सियासत में हलचल मचाने वाला मकोका केस एक बार फिर सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़े इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि पुलिस 15 सितंबर तक सभी आरोपियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए। दर्शकों, दरअसल नरेश बालियान और उनके सहयोगियों पर संगठित आपराधिक नेटवर्क चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस नेटवर्क के जरिए हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह लंबे समय तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से आर्थिक फायदा उठाता रहा। ऐसे में आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरोपियों को जांच से जुड़े हर दस्तावेज मुहैया कराए जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही अदालत ने पुलिस को जांच की गति बनाए रखने और किसी भी पहलू को नजरअंदाज न करने की हिदायत भी दी। दर्शकों, याद दिला दे कि इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने नरेश बालियान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी विकास गहलोत से जुड़ी जांच तेज करने का निर्देश भी दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विस्तृत चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट के मुताबिक नरेश बालियान और उनके सहयोगियों ने एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया और उसे सक्रिय रूप से संचालित किया। इस गिरोह पर जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क ने दिल्ली और NCR में प्रभाव जमाकर अवैध आर्थिक लाभ उठाया। मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े और संगठित अपराधों को काबू में करने के लिए किया जाता है और इसी कानून के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। तो दर्शकों, उधर नरेश बालियान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह मामला एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बालियान का आरोप है कि विपक्षी ताकतें उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका कहना है कि वह कानून पर भरोसा रखते हैं और सच जल्द ही सामने आएगा। तो वही दर्शकों, इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू वह ऑडियो क्लिप है जिसमें कथित तौर पर नरेश बालियान की बातचीत कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ सामने आई थी। दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा का दावा है कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इस नेटवर्क की सक्रियता का ठोस प्रमाण है। इसी ऑडियो को आधार बनाकर नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में कानूनी जानकारों का मानना है कि 15 सितंबर की तारीख बेहद अहम होगी। इस दिन कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, जो यह तय करेगी कि केस किस दिशा में जाएगा। अगर अदालत चार्ज फ्रेम कर देती है तो सुनवाई का अगला चरण तेजी से शुरू होगा। ऐसे में दर्शकों, दिल्ली की सियासत में पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और नरेश बालियान पर लगे गंभीर आरोप आपकी राजनीतिक छवि पर भी असर डाल सकती है। वही आम आदमी पार्टी बार बार इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताती रही है। अब देखना ये होगा कि 15 सितंबर को कोर्ट में क्या फैसला आता है और जांच किस नए मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन MDR न्यूज़ इस केस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की बाकी सुर्खियां। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जहां एक तरफ व्यापारिक टकराव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व लगातार दोस्ती का संदेश दे रहे हैं। आखिर यह संतुलन कैसे बन रहा है, चलिए समझते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा दोस्त और महान पंतप्रधान बताया। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है और भले ही कभी कभी तनाव दिखे, लेकिन रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। ऐसे में इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की गहरी सराहना करते हैं और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन का पूरी तरह समर्थन करते हैं। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल है, तनाव की वजह क्या है? हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाली कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया।
अगस्त में अमेरिका ने 25% आयात शुल्क लगाया था और सितंबर में यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क भी लगाया गया। इन फैसलों से व्यापारिक संबंधों में खटास आई है। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी लागत का सामना करना पड़ रहा है और कई सेक्टर पर दबाव महसूस हो रहा है। ऐसे में तनाव के बावजूद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में कोई कमी नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापार वैश्विक साझेदारी है। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी एक साथ है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही है और भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार है। ऐसे में भारत और अमेरिका का रिश्ता लंबे समय से दोस्ती और तनाव का संतुलन रहा है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक कभी नीतिगत मतभेद रहे तो कभी व्यापारिक विवाद, लेकिन साझा लोकतांत्रिक मूल्य और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग इन मतभेदों पर भारी पड़ा है। आज एशिया प्रशांत या कहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देशों का सहयोग अहम है। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह साझेदारी और भी रणनीतिक हो गई है। ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ मानते हैं कि टैरिफ विवाद अस्थायी है। दोनों देश वार्ता के जरिए किसी विन विन समाधान की तलाश करेंगे। अमेरिका को भारत जैसा विशाल बाजार चाहिए और भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी और निवेश। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व पर्सनल केमिस्ट्री पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस बात को समझते हैं कि व्यापारिक खटास के बावजूद रणनीतिक साझेदारी को पटरी से उतरने नहीं देना है। तो ऐसे में दर्शकों, साफ है, भारत अमेरिका संबंध केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। यह संबंध रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक स्थिरता तक फैले हुए है। टैरिफ विवाद भले ही फिलहाल सुर्खियां बना रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास और संवाद की जो बुनियाद है वह इस तूफान को भी संभाल सकती है। यानी रिश्तों में हल्की खींचतान के बावजूद दोस्ती का फ्रेमवर्क मजबूत है और यही भारत अमेरिका साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। नमस्कार दर्शकों, देश में वोट चोरी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। चुनावी मौसम से पहले यह आरोप प्रत्यारोप का नया मोर्चा बन गया है। आज गुजरात के राजकोट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि राजकोट दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, बहुत गलत है, वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान ने राष्ट्रीय सियासत में नई हलचल मचा दी है। बता दें कि उनका सीधा इशारा है कि जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो चुनावी प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश होती है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बार बार चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर ईवीएम पर भरोसे की कमी तक कई मामलों में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही हाल ही में आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो आरोपों को और तेज कर दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी का एक बड़ा कारण कांग्रेस की खामोशी है। जब आपने दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम कटने, गुजरात में उम्मीदवार को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान वोटों में छेड़छाड़ की घटनाओं को उजागर किया, तब कांग्रेस चुप क्यों थी? बता दें कि आपका सीधा आरोप है कि कांग्रेस दोहरा रवैया अपना रही है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करती है लेकिन दिल्ली की वोट चोरी पर कुछ नहीं कहती। उस समय उन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा। जब दिल्ली में बीजेपी वोट चोरी कर रही थी तब कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान से यह साफ हो गया कि आप कांग्रेस पर भी चुनावी मुद्दों पर चुनिंदा चुप्पी का आरोप लगा रही है। बता दें कि चुनावी विश्लेषकों की माने तो वोट चोरी का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए मोबिलाइजेशन टूल बन सकता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आप लगातार यह नैरेटिव बना रही है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली की आशंका बढ़ती जा रही है। वही बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी बातें केवल अफवाहें है। तो वही दर्शकों, चुनाव आयोग भी बार बार यह दोहराता रहा है कि भारत का चुनाव तंत्र पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। आयोग के मुताबिक किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं है।
ऐसे में विपक्षी दलों के आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट चोरी का कोई ठोस सबूत सामने आया है। बता दें कि अभी तक अदालतों या चुनाव आयोग में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटने या वोट में छेड़छाड़ हुई। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि व्यावहारिक उदाहरण जैसे मतदाता सूची से नाम गायब होना या मेयर चुनाव में अचानक वोट बदलना यह चिंता को मजबूत करते हैं। ऐसे में फिलहाल वोट चोरी पर राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आने वाले चुनावी माहौल में विपक्ष को एक साझा प्लेटफॉर्म दे सकता है। सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल मिलकर इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेंगे या यह केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा। दर्शकों, बता दें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा सबसे अहम है। इसलिए अब निगाहें चुनाव आयोग और अदालतों पर होंगी कि इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज। देश और दुनिया की और बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दिल्ली की राजनीति में आज एक नई हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक समीक्षा बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्या आई, आम आदमी पार्टी ने सियासी हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में फुलेरा की पंचायत जैसी सरकार चल रही है, जहां मुख्यमंत्री के पति तक आधिकारिक मीटिंग में मौजूद है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार 7 सितंबर को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। ये बैठक मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विकास से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। तस्वीरों में सीएम अधिकारियों से चर्चा करती नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना सीएम के ठीक बगल में बैठा चेहरा। ये चेहरा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता का। जैसे ही तस्वीरें सामने आई, विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्रीय प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। पूर्ण और लंबित परियोजनाओं पर गहन चर्चा हुई। भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों को सुलझाने के दिशा निर्देश दिए। जल भराव वाले इलाकों में हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। बाजारों को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार होगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जनता के हित में चल रहे कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी दर्शकों, मुख्यमंत्री ने बैठक का मकसद स्पष्ट किया, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाना और जनता की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर समाधान तलाशना। लेकिन इस सकारात्मक एजेंडे से ज्यादा चर्चा अब पति की मौजूदगी पर हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का इस पर बयान आया कि दिल्ली में फुलेरा की पंचायत की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में तमाम अधिकारी बैठे हैं और बगल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के पति विराजमान हैं। क्या दिल्ली की आधिकारिक बैठकों में परिवार की मौजूदगी जायज़ है? बता दें कि आपने तंज कसते हुए ये भी साफ किया है कि सरकार पर पारदर्शिता और मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि यदि ये सरकारी बैठक थी तो इसमें मुख्यमंत्री के पति को किस हैसियत से बिठाया गया? क्या दिल्ली सचिवालय में अब पारिवारिक लोगों के लिए भी आधिकारिक बैठकें खुली है? ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी सरकारी बैठक में केवल संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि या आधिकारिक व्यक्ति ही मौजूद रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पति की मौजूदगी पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से अब तक कोई औपचारिक सफाई सामने नहीं आई है। इस पूरे विवाद ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विपक्ष लगातार पारिवारिक पक्षपात और प्रशासनिक शुचिता को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। ऐसे में अब ये तस्वीरें विपक्ष को नया हथियार देती दिख रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि दिल्ली की राजनीति में पहले भी पारिवारिक हस्तक्षेप या प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक बैठक में परिवार का सीधा शामिल होना अपेक्षाकृत दुर्लभ है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। ऐसे में क्या ये महज तस्वीरों का कौन है या सचमुच प्रशासनिक प्रक्रिया में परिवार का हस्तक्षेप, यह अब आने वाले दिनों में साफ होगा। राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे शुचिता बनाम परिवारवाद के मुद्दे की तरह
पेश करने में जुट सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस पर सफाई देनी होगी, क्योंकि सरकारी बैठकों में पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन लोकतंत्र की मूलभूत शर्त है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। जनता भी सवाल पूछ रही है कि क्या विकास कार्यों की समीक्षा में पारिवारिक सदस्य की मौजूदगी वाजिब है। तो ये था दिल्ली की राजनीति का ताज़ा सियासी संग्राम, जहां विकास कार्यों की समीक्षा से ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि बैठक में कौन बैठा था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से कोई बयान आता है या यह मुद्दा आने वाले हफ्तों में और तूल पकड़ता है। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ ताकि दिल्ली की हर सियासी हलचल से आप रहेंगे अपडेट।